स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। इस कार्यक्रम का मकसद होता है कि किस तरह से कुछ ऐसे हमारे समाज में लोग हैं जो समाज के लिए काम करते हैं। जी हां, आपने सुना बहुत होगा आत्मनिर्भर को लेकर कि कैसे हम बने आत्मनिर्भर, और इसे लेकर आपको बता दें कि आज जिस शख्सियत से हम आपको बात कराएंगे, रूबरू कराएंगे, वो लगातार इसे लेकर समाज में बदलाव को लेकर अग्रसर भी हैं और एक बदलाव लाने की लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं आत्मनिर्भर सेना के संस्थापक नरेंद्र कुमार जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र कुमार जी, जी बिहार झारखंड पर। और आपको बता दें कि कोविड, जी हां, एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया में कह सकते हैं तबाही मचाई थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे उस वक्त में लोगों की सेवा करने के लिए निकले थे। आपको याद होगा जब लॉकडाउन लग गया था पहली बार, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे किसी की मदद करें, लेकिन उस वक्त भी नरेंद्र कुमार जी घर से निकले और अपने काम को लेकर भी वो लगातार जाने तो जाते हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने लगातार कोशिश की कि समाज के लिए कैसे बदलाव करें, कैसे सुधार करें। और कोविड के वक्त भी उन्होंने लगातार समाज के लिए प्रयास किया और काम भी किया। जी हां, जब हर कोई घर में था, 1 साल से अधिक समय से लगातार लोगों की मदद कर रहे थे। और आज वही हम जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि किस तरह से आगे वो समाज में बदलाव के लिए काम करते रहेंगे। नरेंद्र जी, देखिए, आत्मनिर्भर की जब बात सामने आती है, वाकई मुझे लगता है कि अब हर युवा चाहता है आत्मनिर्भर बने, लेकिन जानना चाहेंगे आत्मनिर्भर सेना की बात की जाए, जिस तरह से आपने इसका निर्माण किया है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या आत्मनिर्भर सेना, महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि जरूरी नहीं है कि समाज का सेवा करने की मकसद हो हम राजनीति में आए, लेकिन क्या राजनीति में आने का प्रयास है? कई बार होता है कि जब हम राजनीति में आते हैं तो और ज्यादा आगे बढ़कर लोगों की सेवा करते हैं। देखिए, आत्मनिर्भर सेना जो हम लोगों ने बनाया वो 2 साल पहले बनाया, जब कोविड का पहला वेव था। तो उस समय हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो हम लोगों ने देखा कि एक ऐसी संस्था की जरूरत है जो डेवलपमेंट के लिए बात करे। आज आप देखेंगे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका अपना एक एजेंडा है, कोई जातिगत है, कोई धर्म के आधार पर है। तो डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसी भारत में ऐसी कोई संस्था नहीं है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने बनाया, क्योंकि इसमें ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कोई हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि डेवलपमेंट, विकास कैसे आएगा, और विकास को लाने के लिए आत्मनिर्भरता चाहिए। जितने ज्यादा लोग आत्मनिर्भर होंगे उतना ही ज्यादा हमारे यहाँ डेवलपमेंट आएगा। बिल्कुल। फिर हम लोगों ने युवाओं को जोड़ना शुरू किया। हमने अपनी बहन, अपनी जो महिलाएं हैं अपने क्षेत्र में, उन सबको जोड़ना शुरू किया, और उनके लिए जो जॉब सेंट्रिक जो ट्रेनिंग होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। और जो सरकारी सहायता है उसको, जो सरकार से निकलता है और जो जनता तक नहीं पहुंचता, उसको पहुंचाने का प्रयास करती है हमारी सेना। हम लोगों ने अभी एक जॉब पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग जितने भी लोग बेरोजगार हैं उनको टेली कॉलिंग और उनके घर पे विजिट करके उनकी प्रोफाइलिंग करते हैं कि वो क्या काम कर सकते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग करके हम लोग उनके लिए आगे जो फर्दर जॉब प्लेसमेंट का काम भी हम लोग आरंभ करने वाले हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है नरेंद्र जी, आज के वक्त में ये बहुत बड़ी बदलाव भी होगा, और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए मुझे लगता है आत्मनिर्भर ऐसे ही तो बनेंगे जब उनके हाथ में रोजगार आएगा। नरेंद्र जी, अगर देखा जाए आत्मनिर्भर सेना की हम बात कर ले तो इसमें शामिल, अगर कुछ लोग चाहते हैं कि वो भी इसका हिस्सा बने, तो क्या प्रक्रिया है और किस तरह से ये काम करता है? कैसे आप लोग दूसरों की मदद करते हैं? देखिए, हमारा एक वेबसाइट है atmanirbharsena.org। तो उस पर मेंबरशिप है, लोग मेंबरशिप लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद हम उनको एक जिले का दायित्व देते हैं उनकी क्षमता के अनुसार, और जिसका जितना अनुभव है उसके हिसाब से हम लोग उसको उसके लिए कार्य देते हैं। और फिर हमारे यहाँ जो एम्पावरमेंट है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, जो आज के टाइम पे खास करके अगर आप बात करेंगे बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार की नीति है कि डेयरी को लेकर के, या मछली पालन है, या मुर्गा पालन है, इन सब पे सरकार की जो योजना है उसको हम लोग बखूबी उनको एक्सप्लेन करते हैं। और फिर उनका डेटा, हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि हम लोग पंचायत वाइज डेटा लेते हैं कि किस व्यक्ति को किस काम के लिए वो इंटरेस्टेड है, जागरूक है, और अगर वो उस चीज को करना चाहते हैं तो उसकी हमारी संस्था, कई सारे संस्था के साथ हम लोगों ने टाई अप किया हुआ है, कई सारे बैंक से टाई अप किया हुआ है। उनको ट्रेनिंग दिला करके फिर उनके प्रोडक्ट को आने वाले समय में हम लोग मार्केट करके सेल कराने का भी काम करेंगे। तो जो भी युवा अपना खुद का काम करना चाहते हैं वो हमारी संस्था से जुड़ सकते हैं। आत्मनिर्भरसेना.org पे जाएंगे, गूगल सर्च करेंगे तब भी उनको मिल जाएगा।
और वो उनकी क्षमता के अनुसार हम लोग उनको काम देते हैं और पूरी तरीके से निस्वार्थ भाव से उनको हमारे साथ काम करना होता है। जी हाँ, तो बिल्कुल जिस तरह से अगर कोई युवा चाहता है कि आप भी लोगों के लिए मदद करें तो आप जुड़ सकते हैं। जैसा कि नरेंद्र जी ने बताया कि बहुत आसान है, आप भी आत्मनिर्भर सेना से जुड़ सकते हैं। और मुझे लगता है, देखिए, अगर बदलाव लाना होगा तो सबसे पहले हमारे समाज को आत्मनिर्भर ही बनाना होगा। नरेंद्र जी, जिस तरह से कोविड काल में आपने लोगों की मदद की, घरों से निकले, समाज में आपने चाहा कि लोग डरे हुए थे, एक बदलाव लाने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि देश ने पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, अब तीसरी लहर जो आहट हो चुकी है, लगातार केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से आप अपने अनुभव जो आपने देखे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपका संगठन लोगों के लिए किस तरह से काम करेगा? क्या आप लोगों ने पहले से ही तैयारी कर ली है? क्योंकि सवाल उठता है कि आप देख रहे हैं कि केसेस की बात की जाए, इस बार बहुत तेजी से फैल रहा है। हालांकि ये अच्छी बात है कि इस बार हॉस्पिटल ना जाकर भी लोग घरों में ठीक हो रहे हैं, लेकिन क्या आपके लिए पहले से रणनीति बना रहे हैं कि लोगों की कैसे मदद करेंगे? जी देखिए, कोविड वेव 1 से हम लोगों ने काम शुरू किया हुआ था और वेव 2 में हम लोगों ने काफी बड़े स्तर पर बिहार में काम किया और बिहार में खासकर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, इन जिलों में हमने बहुत ज्यादा काम किया। लोगों के पास गए, लोगों का टेस्ट भी किया। यहाँ तक हमारे पास आज भी एंटीजन टेस्ट है या मेडिसिन है, मास्क है, सैनिटाइजर है। खास करके जो भी प्रशासन थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पास भी सैनिटाइजर्स वगैरह की उपलब्धि नहीं थी उस समय, तो हम लोगों ने देने का काम किया। लेकिन अब जो आप बात कर रहे हैं वेव 3, ऑफकोर्स हम लोगों ने सीखा है कि वेव 1-2 का हम लोग का अनुभव है और हमारा संगठन जो है अब विकसित हो चुका है। तो हमारे पास अब जो वॉलंटियर्स हैं उसकी काफी बड़ी संख्या हमारे पास तैयार हो चुका है। तो वेव 3 के लिए हम लोगों ने पूरा तैयारी कर लिया है। हमारे पास मास्क, सैनिटाइजर्स और जो भारत सरकार के प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो भी हमारे पास उपलब्ध है। और साथ में ही हमारा जो एक वार रूम हम लोग सेटअप करने वाले हैं, जो वार रूम 10 तारीख से बिहार में आरंभ हो जाएगा। इस वार रूम में एक हेल्पलाइन नंबर होता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उनको वो हमारे हेल्पलाइन पे फोन करके अपने घर के लिए वो खाना मंगा सकते हैं, अगर वो होम आइसोलेशन में है तो। और किसी को मेडिसिन चाहिए तो मुफ्त में मेडिसिन मंगा सकते हैं। और मास्क, सैनिटाइजर की भी हम लोग व्यवस्था करते हैं। ये हम लोग डोर टू डोर डिलीवरी देने वाले हैं और इसका कोई कॉस्ट नहीं होगा, ये मुफ्त होगा लोगों के लिए। वाकई ये बहुत सराहनीय कदम, क्योंकि जिस तरह से लोग घबरा जाते, कई बार आइसोलेट रहते हैं तो उनकी कोई मदद करने वाला नहीं होता है। नरेंद्र जी, जिस तरह से आपने पहले भी कोविड काल में लोगों की मदद की, आने वाले वक्त के लिए भी आप लगातार प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र जी, जैसा कि आपने पहले कहा कि लगातार अगर बात की जाए आत्मनिर्भर सेना की, तो बेरोजगारी को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर हम बिहार की बात कर ले, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि चुनावी मुद्दा भी रहता है बेरोजगारी। सरकार प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं है कि सरकार प्रयासरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो जमीनी स्तर पर है वो रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। तो क्या वाकई आपको लगता है इसके लिए बदलाव करना चाहिए? और बात कर ले, जिस तरह से लगातार आप लोग समाज में बदलाव की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा समाज तभी बदलेगा जब हाथ में रोजगार होगा। तो इसके लिए क्या पहल किया जाएगा? निश्चित तौर, देखिए, बेरोजगारी जो बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है और बिहार ही नहीं भारत की समस्या है। बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती है उसमें भी बहुत जबरदस्त तरीके से जातिवाद होता है। जो एक पर्टिकुलर कास्ट सेंट्रिक बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश की जाती है, उसमें कोई बुराई नहीं है, पहुंचाइए आप, लेकिन वो पहुंचना चाहिए लोगों तक, जो कहीं न कहीं वो नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि उसके अंदर, जैसे अभी हमारे बिहार में युवा युद्धमी योजना आया, उसमें बहुत सारे लोगों को जो जिनको नहीं भी चाहिए था उनको भी मिला और एक परसेंटेज आपको जो है देना पड़ता है। तो मेरे सरकार से हमेशा ये डिमांड रहा है कि क्यों ना ऑनलाइन व्यवस्था हो, ऑनलाइन के माध्यम से आप जो सरकारी सहायता है वो पहुंचाइए और लोगों तक तभी पहुंचेगा वो। जी बिल्कुल। अभी क्या होता है कि उसको जो एक सिस्टम है, वो एक जिला में जाके आपको परसेंटेज देना है, बैंक को पैसे देने हैं, तभी बैंक आपको वो धन देगा। जो जिसमें 10 लाख रुपए दी जा रही थी, 5 लाख रुपए का सब्सिडी है, 5 लाख रुपए आपको देना है। उससे पहले सरकार को चयन करना चाहिए कि जो युवा ट्रेंड है, जिनको ट्रेनिंग मिली हुई है और जो काम कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर कमेटी बननी चाहिए। और वो कमेटी जिसमें प्राइवेट के लोग हो, जो जनसेवक है वो लोग हो, और साथ में जो अनुभवी लोग हैं, जो इंडस्ट्री के वो लोग हो, तब जाके ये खत्म होगा। दूसरी चीज जो हमारी बेरोजगारी का कारण है कि हमारी शिक्षा पद्धति में बहुत सुधार की जरूरत है। जो युवा बिहार में आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करके बैठे हैं, सबसे ज्यादा वो बेरोजगार है। उनकी कुशलता के लिए काम करनी है और सरकार उसके ऊपर योजना लेकर के आती है, लेकिन सरकार उस योजना का उतना प्रचार प्रसार नहीं करती है जिससे वो लोगों तक पहुंचे। साथ में ही जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो उस चीज से उतना मतलब नहीं रखते कि सरकार की योजना जनता तक कैसे पहुंचेगा। तो इन सबको मिलकर काम करने की जरूरत है और हमारी सेना उस पर पूरा ध्यान देती है कि सरकार की वो कौन सी योजना है जो लोगों तक पहुंचेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा आपको कि हमारे जिले में
जिनको कान से सुनाई नहीं देता है उनके लिए सरकार ने मशीन देने का प्रावधान किया था और जिले में सिर्फ हम लोग ही वो दिलवा पाए जी। वैसे ही कई तरह की स्कीम्स आती हैं जो लोगों को मिलता नहीं है। बिल्कुल नरेंद्र जी, और मुझे लगता है कि अगर ये बदलाव हो जाए ना तो वाकई कई ऐसे आप देखिए सरकार स्कीम लाती है लेकिन आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है और इसके लिए जो गैप है वो भरना होगा। और लगातार हमने देखा है कई बार मीडिया कवरेज में कि आपकी टीम लोगों को उनके अधिकार प्राप्त करने में मदद कर रही है और ये सुनिश्चित भी करती है कि सरकार की जो सहायता है अंतिम लोग तक पहुंचे, क्योंकि आखिर वो सरकार जो भी स्कीम लाती है जनता के लिए तो लाती है। जिस तरह से आपने कहा कि देखिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है, मुझे लगता है कि अगर आत्मनिर्भर बनाना होगा तो स्किल डेवलपमेंट करना होगा। तो इस तरीके से लगातार आप लोग प्रयास भी कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि रोजगार की जो आपने बात कही और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जो सरकार की योजना है लोगों तक पहुंचे, तो इसके लिए क्या आप लोग और स्टेप बाय और कोई बदलाव लाएंगे, कोई रणनीति बनाएंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए? निश्चित तौर पर देखिए स्किल्स का कम होना या स्किल्स ग्लोबल स्टैंडर्ड पर नहीं होना हमारी समस्या है, बिहार की समस्या है। इसके लिए हम लोग पंचायत को सिलेक्ट कर रहे हैं। एक पंचायत को हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है जो ओलीपुर सराचिया सीतामढ़ी जिले में आता है। वहां पर हम लोगों का स्किल डेवलपमेंट सेंटर रेडी है, वो कार्यरत हो चुका है अभी। वैसे ही आने वाले समय में हम लोग जैसे ही हमें समाज से सपोर्ट मिलेगा वैसे ही हम बाकी जिले के बाकी भाग में भी इस तरीके का सेंटर लगाने का काम करने वाले हैं ताकि लोगों को कंप्यूटर, इंग्लिश और जो बाकी कुशलता है, जो वोकेशनल नॉलेज है, वो लोगों को मिल पाए। तो इस पर हम लोग निरंतर रूप से काम कर रहे हैं। साथ में ही जो समस्या आती है कि जो महिलाएं हैं जो गांव में हैं वो बेरोजगार हैं एक तरीके से, तो उनके लिए भी जो गृह उद्योग जैसी जो छोटे छोटे स्किल्स के जॉब है, जैसे अभी हम लोग मोमबत्ती बनाने पे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो मोमबत्ती बनाएंगे लोग तो क्या होगा, थोड़ा थोड़ा उनका आमदनी बढ़ेगा। साथ में हमारी ग्राउंड टीम है वो घर घर जा करके ये पूछती है कि जो सरकारी सहायता आपको मिलना चाहिए, जैसे किसी को वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, या इस तरीके की जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कुछ लोगों का वो ड्रॉप हो जाता है तो उसको हम लोग एप्लीकेशन लेकर के, हमारा पूरा सॉफ्टवेयर रेडी है, उस सॉफ्टवेयर पे हम लोग डालते हैं और फिर उसका निरंतर रूप से प्रशासन से ज्यादा से ज्यादा टेक्निकली अगर करेंगे तो मुझे लगता है लोगों को फायदा भी पहुंचेगा। नरेंद्र जी, आपने रोजगार को लेकर जॉब 10 नामक एक जॉब पोर्टल भी लॉन्च किया है। वास्तव में मुझे लगता है वाकई बहुत ही ज्यादा अलग आपने ये स्कीम भी सोचा है और इस पोर्टल पर सभी बेरोजगार युवाओं को पंजीकृत करने और उन्हें नौकरी पाने में मदद करने की योजना बनाया जा रहा है। अगर आत्मनिर्भर सेना की बात की जाए, साथ में मैं ये भी पूछूंगी कि आने वाले वक्त के लिए किस तरह से आप लोग योजना बना रहे हैं। अगर इस पोर्टल की बात की जाए, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये किस तरह से काम करता है, कैसे इससे जुड़ सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जॉब 10 जो पोर्टल है हमारा, इसका उद्देश्य हम लोगों ने ये बनाया है कि जॉब के 10 रास्ते, मतलब एक व्यक्ति के अंदर आपके पास 10 स्किल सेट होना चाहिए जिससे आपको जॉब मिले। कई बार क्या होता है कि हमें एक काम पता होता है तो हम दूसरे काम को नहीं जानते। आज जर्नलिस्ट होने का जमाना आ गया है कि तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। अब समस्या क्या आती है कि जो हमारे जो युवा हैं या जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो ज्यादातर स्किल्ड नहीं है, या उनको कह सकते हैं कि उतने अच्छे तरीके से कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता। तो वैसे लोगों को हमारे जो वॉलंटियर्स है वो उनके पास जा करके उनका पंजीकरण करते हैं। जैसे बिहार सरकार और भारत सरकार ई श्रम चलाती है CSC के थ्रू, वैसे हमारा है। CSC का आगे फर्दर एक्सटेंशन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें उसका पंजीकरण करेंगे। सपोज कोई सिलाई काम करता है, कोई पेंटिंग करता है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, कोई बिलिंग कर सकता है, तो वैसे व्यक्ति का हम लोग एक बायोग्राफी तैयार करते हैं, उसकी उसमें एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद जिस एरिया में वो काम करना चाहते हैं, कोई बिहार में काम करना चाहता है, कोई मुंबई जाना चाहता है, कोई दिल्ली जाना, तो उन जगहों पर उन एम्प्लॉयर को वो डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और साथ में ही हमारी एक कॉल सेंटर होगी और वो कॉल सेंटर लोगों को जो जॉब जिनको चाहिए उनसे बात करेगी और जिनको जॉब पे रखना है उनसे बात करेगी। उन दोनों के बीच में मीडिएट करके पूरा ये सॉफ्टवेयर काम करता है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम है। तो जिनको भी जॉब की जरूरत पड़ती है वो उस पर रजिस्टर करेंगे आने वाले समय में, और वो ऐप अभी ऐप स्टोर में ला चुका है। वाकई मैं सुन के बहुत ज्यादा इच्छुक भी हो गई हूँ कि कब से ये जो ऐप है, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि प्रक्रिया को, तो कब से ये ज्यादा स्तर पर काम करने लग जाए। एंड्रॉइड पे ऐप आ चुका है हमारा, iOS में आने वाला है और अभी एम्प्लॉयर वर्जन अभी हमारा रेडी होने वाला है। बट मैनुअली हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अभी क्या है कि बिहार में बहुत सारे लोग, अभी फिर से जब कोरोना आ रहा है तो बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे और फिर वो वहां जा नहीं पाते। और क्या होता है कि जैसे पहले कोई कढ़ाई का काम करता था, सिलाई काम करता था, अगली
बार वो कोई और काम करता जी। है, तो उसमें क्या होता है, उसका वो किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो हम लोग जो जिसकी क्षमता है, जो स्किल सेट जिसके पास है, उस पर उसको प्लेस करेंगे और साथ में ही उसको असिस्टेंस देंगे। अगर वो कहीं भी किसी शहर में फंस जाता है तो हमारी संस्था को कांटेक्ट करके वो वहां से निकल सकता है। ये पूरा एक प्लेटफॉर्म, एक पूरा एक ड्रीम हम लोगों ने देखा है। नरेंद्र जी, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो वक्त याद है जब कोरोना काल आया था, किस तरह से बिहार में मजदूर पलायन होकर गए थे। और अगर ऐसे अवसर रहते तो मुझे लगता है वाकई एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जो जिसके स्किल हैं, अगर आपको उसी क्षेत्र में काम मिल जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। नरेंद्र जी, अगर बात कर ले बिहार की, आपको याद होगा और आपने सुना भी होगा, नीति आयोग की जब रिपोर्ट आई तो वाकई बिहार के लिए चिंता की बात है। बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो आप बिहार को जिस तरह से आप देख रहे हैं, सियासत हो रही है, आप भी लगातार लोगों की मदद करें, तो क्या वाकई आप भी सोचते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग अगर हो रही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नीति आयोग ने हाल के रिपोर्ट में, जिसमें नेशनल पॉवर्टी इंडेक्स दिया, उन्होंने उसमें ये माना कि बिहार में 51.6% लोग अभी भी गरीब है और उनके पास बेसिक एमिनिटीज नहीं है। बिहार में सबसे ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट है। बिहार की हेल्थ सिस्टम ठीक नहीं है। तो इन सब के लिए अभी आप देखेंगे कि बिहार में जो डेवलपमेंट हुआ है वो आज हमारा 10% का जीडीपी ग्रोथ रहा है पिछले 5 सालों में। और सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत, लेकिन सरकार के पास समस्या क्या है, सरकार के पास लैंड एरिया नहीं है, या कह सकते हैं कि फंड उतना नहीं है जितना जरूरत है आज के समय में। जनसंख्या आज बढ़ गया है, 13 करोड़ की जनसंख्या है। तो क्या आप भी मानते हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? क्या जो मांग उठ रही है विशेष राज्य, निश्चित तौर पर देखिए, विशेष जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, जिसकी मांग हो रही है, उस पे ध्यान देने की जरूरत है। या अगर सरकार को लगता है कि ये डिफिकल्ट है तो सरकार को एक प्रोविजन देना पड़ेगा, जैसे जीएसटी की शेयरिंग है, इनकम टैक्स की शेयरिंग है। बिहार में अभी क्या है कि जो 2011 में जब प्रणब मुखर्जी जी को एक कमेटी में बनाया गया विशेष राज्य के दर्जे के लिए, बिल्कुल एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए और तभी बिहार के विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं नरेंद्र जी, तभी हो पाएगा। और बाकी नरेंद्र जी की बात की जाए, आत्मनिर्भर सेना जिस तरह से पहल कर रही है और एक बदलाव, और मुझे लगता है देखिए, जब तकनीक में बदलाव होगा तभी समाज में बदलाव होगा। और आत्मनिर्भर भारत की बात बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको लेकर काम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो वाकई आत्मनिर्भर कैसे हो समाज, इसके लिए मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज में आते हैं और ऐसी पहल करते हैं। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। प्रायोजक आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा, हर हिंदुस्तान।